चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ कमेंट्स ले ले तो फिर, क्योंकि काफी देर से कुछ दर्शक इंतजार कर रहे भुवन जी कुछ कमेंट्स ले लीजिए और फुल फ्रेम में ये तस्वीरें भी चलाते रहिए जो जश्न की आ रही हैं, और भुवन जी पीछे से कमेंट्स पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, और लगातार पंकज जी मैं भी देख रहा हूं, और जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो इस डिस्कशन को पसंद कर रहे हैं। एनएमएफ न्यूज़ पर जो चर्चा बीएमसी चुनाव को लेकर हो रही है उसको पसंद कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं हिंदू यूनिटी की जो बातें हो रही हैं, हमने राष्ट्रवाद की भी बात की अपने इस चर्चा में, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। और लोग ये मान रहे हैं कि हिंदू जो है वो जाग रहा है, हिंदू एक साथ एक जगह पर पहुंच रहा है। और जो एक छत्र राज हुआ करता था, जिस मराठी मानुष के नाम पर, जिस मराठी अस्मिता के नाम पर एक छत्र राज हुआ करता था ठाकरे परिवार का, वो एक छत्र राज इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि यहां पर जो बातें हैं वो सर्वव्यापक बातें हो रही थी, सभी को साथ लेने के चलने की बातें हो रही थी, यहां पर विकास की बातें हो रही थी, जिस पर जनता ने अपने काम की मोहर लगाई है इन कामों पर। अब यहां सवाल यह है कि क्या यहां से बहुत कुछ बदल जाएगा? क्या तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और जनता से भी जनता की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो वोटर्स की प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुना रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोग जो हैं वो रंग और गुलाल से जश्न मना रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से, आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि पालघर के जो साधु हैं उनको न्याय मिल गया। तो बात जो है वो दूर तलक जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक घटना, दो घटना, तीन घटना का जिक्र नहीं है। जनता सब कुछ देखती है। देश के किसी कोने में घटित हो रही किसी भी घटना को भी मद्देनजर रखा जाता है, ये भी जनता नोटिस करती है। और शुरुआत से जो हम कह रहे हैं, आपका चरित्र राजनीति में कैसा है? आप सहूलियत की राजनीति करने वाले हैं या अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर चलने वाली पार्टी है? इसको भी जनता बखूबी ऑब्जर्व करती है। और जो फॉर्मूला, चाहे महायुति हो, महायुति वर्सेस महाआघाड़ी की हम बात कर रहे हैं, या फिर महाआघाड़ी हो, दोनों तरफ ही तो पंकज जी ये गठबंधन हुआ। लेकिन एक गठबंधन कामयाबी की तरफ बढ़ा, एक गठबंधन इस अफसोस में डूबा है कि ये हमने क्या किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो गठबंधन का फॉर्मूला बनाया जाता है, गठबंधन जिन शर्तों पर किया जाता है, जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, इसमें बीजेपी कैसे महारत हासिल कर जाती है और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कहां चूक जाती हैं? इसमें इसको थोड़ा सा अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो क्या रहेगा? देखिए, मीडिया, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अभी जो देवेंद्र फडणवीस हैं, इनके राजकाज को किन वजहों से याद कर रहे हैं? आप चर्चा क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, मुंबई में विकास, इन्हीं सब पे आप चर्चा कर रहे हैं ना। उद्धव ठाकरे की सरकार में आप क्या चर्चा कर रहे थे एज ए मीडिया पर्सन? पालघर हत्या, सुशांत सिंह राजपूत, वो एक कौन था इंस्पेक्टर जो कि अंबानी के घर के आगे बम रख के भाग गया था, वाजे, सचिन वाजे, उसका गृह मंत्री जो पाटिल जो गए थे, जो बार वगैरह से पैसे वसूला करते थे। तो सरकार की चर्चा किन वजहों से होती है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मीडिया पर्सन देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा, पालघर साधु कहते हैं, ये उस वजह से चर्चा थी। अब चर्चा किस बात की हो रही है? तो मुंबई मेट्रो बन गया, तो अटल सेतु बन गया, और बाला साहब ठाकरे के नाम पे फलाना बन गया। तो आप नरेटिव जनता के बीच क्या है, इसका बहुत महत्व है। दूसरी बात जो आपने कही ना कि इस देश में दो तरह की धाराएं हैं। एक धारा है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल वाली धारा कहती है कि सिख बनाम हिंदू लड़वा दो, मणिपुर के मामले को ईसाई बनाम हिंदू बना दो, नॉर्थ इंडिया बनाम साउथ इंडिया बना दो, और जहां पे सिर्फ हिंदू है वहां जाति का कार्ड खेलो। यह है डिवाइड एंड रूल। और दूसरी धारा यह कहती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो यही दोनों का नैरेटिव है ना। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहा हूं कि एक आदमी किस मिशन पे काम कर रहा है, जी बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल पे, और दूसरा आदमी किस मिशन पे काम कर रहा है।
हम बचपन में ही पढ़ते थे, लकड़ी अलग अलग हो तो टूट जाती है, लेकिन उसका गट्ठा बना के तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटती है। मास्टर साहब बताते थे कि एकता में बल है। भाई आप बड़े हो गए हैं, लेकिन सिद्धांत वही है, आज भी एकता में बल है। आप एक रहोगे तो श्रेष्ठ भी रहोगे, नेक भी रहोगे, आगे भी बढ़ोगे, और आपस में लड़ोगे, जाति के नाम पे लड़ोगे, धर्म के नाम पे लड़ोगे, हमें बार बार आ रहा है, उस लड़ोगे। कमेंट को ले लेते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है, ये मुंबई से ही बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, कल वोटिंग के टाइम में पवई में यूबीटी के गुंडे एक तरीके से धमका रहे थे आईआईटी प्रोफेसर्स को और हीरा नंदनानी के लोगों को। तो ये जो धमकाने वाली राजनीति है, इसी पर तो हम बात कर रहे थे। उस कलेवर से बाहर नहीं निकल पाए, तो लगता है कि एक तमगा जो है वो ऐसा चिपका जिसने आपको जो है वो अच्छे परिणाम नहीं दिए। देखिए, जिस तरह जो भी गुंडागर्दी की राजनीति किया, चाहे बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी, और मुंबई में जो भाई साहब बता रहे हैं, ये नहीं चल रही राजनीति, ये हर जगह फ्लॉप हो रही है। दूसरी बात, वो हीरानंदानी वाला इलाके में मैं गया हूं, पवई वगैरह में, वहां काफी अच्छे लोग रहते हैं, उनके फ्लैट्स हैं और बहुत वेल टू डू फैमिली में रहते हैं। अगर आईआईटी के प्रोफेसर्स को ये धमका रहे हैं तो ये अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है डर के मारे कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन बूथ के अंदर जाकर तो गुप्त मतदान होता है, और वो अपने पीयर ग्रुप में और अपनी फैमिली में तो कहेगा जाके कि वो धमका रहा था। आप एक व्यक्ति को धमकी देते हैं तो अपना 4 वोट का नुकसान करते हैं, और आप एक व्यक्ति की सेवा करते हैं तो अपना 4 वोट बनाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर नेता के लिए। तो अब देखिए, सेवा की राजनीति का कोई विकल्प नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो, अगर आपको गुंडागर्दी करनी है, आपको डॉन बनने का शौक है, तो दूसरे रास्ते हैं आपके लिए। नहीं, हिंदी हमने तो ये भी देखा, हिंदी थोपे जाने की बात हो, मुंबई के छीने जाने का डर दिखाया गया हो मराठी वोटरों को, सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं, मराठी वोटरों की भी बात हो रही है। निगेटिव पॉलिटिक्स है। हाँ, ये निगेटिव पॉलिटिक्स है। निगेटिविटी से किसी को कुछ नहीं हासिल होने वाला। आप पॉजिटिव लेके चलो। आप अगर महाराष्ट्रियन मराठी फैमिली की सेवा किए होते, अगर उनके लिए कुछ बढ़िया किए होते, तो वो जरूर देते। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि भाई दूसरे को भगाना है, इसलिए आप हमको वोट दे दो, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी फैमिली से इत्तेफाक रखेगी। नहीं, राज ठाकरे जब आए उद्धव के साथ में, आपको लगता है क्या तभी से ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने लगी? और सोशल मीडिया पर तो हमने लगातार, अब आए दिन, हर दूसरा दिन ऐसा होता था जब ऐसी वीडियोस तैरती हुई दिख जाती थी, जहां पर कोई ना कोई वायरल वीडियो होती थी, आप गैर मराठी लोगों को दबाव बनाते थे, कहीं शोरूम में दबाव बनाते थे, ऑटो वाले के ऊपर दबाव बनाते थे, रेडी पटरी वाले पर दबाव बनाते थे। तो ऐसी वीडियोस तो हर दूसरे दिन आने लगी थी, और नेता भी खास तौर पर जो जाने माने नेता हैं, उनके भी चेहरे आने लगे थे जो इस डर बनाए रखने को समर्थन देते थे। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या राज ठाकरे का आना ये हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे? क्या ऐसी स्थिति राज ठाकरे आने के बाद हुई है क्या? मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स निगेटिव पॉलिटिक्स है, सेवा की राजनीति नहीं है। वो डर की राजनीति है, खौफ की राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति है। और बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कुछ यंग महाराष्ट्रियंस लड़के उनके साथ होंगे जो हर चौराहे पे ये मंसूबा बना रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि कोई भैया आएगा या कोई साउथ इंडियन आएगा तो इस बार उसको सबक सिखाएंगे, उसका पैसा छीन लेंगे, उसको मारेंगे, ट्रेन के सीट से निकाल के फेंक देंगे। ये हो सकता है, लेकिन इससे मैं आपको बताऊं कि आपके राज्य का भला नहीं होता, किसी भी राज्य का नहीं होता। करेक्ट। किसी भी राज्य में जो इस तरह का गुंडा तंत्र है, चाहे वो बंगाल का गुंडा तंत्र है, उसके खिलाफ भी हम बोलते रहे हैं, चाहे यूपी का गुंडा तंत्र है या बिहार का गुंडा तंत्र है, किसी भी राज्य में इस तरह गुंडागर्दी करने वाली जो पार्टियां हैं, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। और जो भी लोग आज उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लाख शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों का निराकरण, उनका समाधान क्या है, इस पे फोकस कीजिए। वो ठीक है, आपको लगता होगा कि चलिए बाहर के लोग आते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, तो उस रोजगार को कैसे हासिल किया जाए, इस पे वर्क करना है। बिल्कुल। मारपीट करने से एक भी व्यक्ति नहीं जाता भाई। अच्छा बताइए, इतने सालों से ये पार्टियां बन रही हैं, इतने सालों से मार के भगा रहे, एक भी पर प्रांतीय भागा? महाराष्ट्रियन उल्टा चले गए हैं मुंबई छोड़ के। तो कंक्लूजन भी तो देखेंगे ना कि रिजल्ट क्या निकला। बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी तो ठंडे दिमाग से बैठ के हम ये भी सोचेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ,
शहर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, दुकानें बढ़ेंगी, बाजार बढ़ेगा, तब आपको भी रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा। बिल्कुल। और जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हों तो आप किसी को मारते पीटते रहो, आप भी बेरोजगार होगा, सामने वाला भी बेरोजगार होगा। और जो पवई वाली बात की थी हमारे यूजर ने, आपकी बात पर उनका जवाब भी आया है और वो कह रहे हैं कि यही रीजन है जो आप बता रहे हैं कि ये लोग पवई में टारगेट करते हैं और दे आर सॉफ्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, दे गेट स्केयर्ड इजीली। और ये लिखते हैं कि दे गिव हार्ड टाइम टू IITians, IIT के बाहर गुंडे खड़े करते हैं। और एक बात और इन्होंने कही है कि IIT-B के डायगोनली अपोजिट एक मॉस्क्यू है, वहाँ UBT के गुंडे रहते हैं, चाहिए तो आप गूगल पर भी ये देख सकते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है, और ये भी लिखा जा रहा है कि जो है किस तरीके से UBT के लोगों ने लाल बाग और पवई में जो है वो एक्स नेवी ऑफिसर को मारा, बस उस दिन से इन लोगों ने रिस्पेक्ट खो दी। तो ये जो मैं वही बोल रहा था ना, ये जो इंसिडेंट जनता के बीच रजिस्टर्ड हो जाता है। जब भी आप कुछ गलत काम करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप करके निकल गए, बहुत होशियार है। अगर आप नेवी के पर्सन की पिटाई करते हैं तो वो देश की शान है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। और हाँ, वो ये हैं, नेवी कोई एक स्टेट का तो होता नहीं है, वो आपके कंट्री का नेवी पर्सन है। अगर उसकी आप पिटाई कर रहे हैं, एक IITian है, वो देश का एसेट है, वो किसी एक राज्य का, कोई एक धर्म का, कोई एक क्षेत्र का नहीं है। अगर आप आर्मी पर्सनल्स, IIT के प्रोफेसर्स को, नेवी के पर्सन्स को अगर मार पिटाई करते हैं तो आप समझिए, आपको क्या लगता है इस देश की जनता उस नेता को बहुत बढ़िया बोलेगी जो आर्मी वालों को पिटाई करे या नेवी वालों को पिटाई करे? ये अच्छी बात है। और मैं तो इतना जानता हूं कि अंत में हर महाराष्ट्रीयन परिवार या कोई भी हो, एक चीज बोलेगा कि नहीं यार, गलत गलत होता है, सही सही होता है। आप गलत को कितना भी तर्क दे दो, कितना भी रीजनिंग दे दो, वो सही नहीं हो सकता। एक लाइन में अपने दिल से हर कोई पूछेगा ये अच्छी बात है क्या, बोला नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तो इसका मतलब गलत बात। खत्म हो गई बात। आप तर्क देते रहो, आप बाद में भाषण देते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और यही सच्चाई है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मुंबई विकसित बने, मुंबई न्यूयॉर्क से बेहतर, लंदन से बेहतर, शंघाई से बेहतर बने, उसके लिए काम करना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, साफ सुथरी सड़कें हो, ट्रैफिक कम हो, एक ओपन स्पेस हो, बच्चों का ग्रीनरी हो, इस तरह की चीजों पे फोकस करो ना यार। इसको मार देना है, इसको भगा देना है, इसका हाथ तोड़ देना है, इसका पैर देना है, तो फलाना रसमलाई है, तो फलाना गुलाब जामुन है, इस सबसे क्या मिलना है? कुछ नहीं। ये रिग्रेसिव थॉट्स हैं जो आप दूसरे को असर नहीं करेगा। जो इंसान अपने परिवार में इस तरह की थॉट्स लाएगा, वो परिवार पीछे होता चला जाएगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो फलानी कम्युनिटी से घृणा कर रहे हैं, फलाने कास्ट से घृणा कर रहे हैं, फलाने कौम से, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपना करते हैं नुकसान। जिस दिन ये बात समझ में एहसास होता जाएगा हर किसी को, बिल्कुल, मुंबई शुड बी बेस्ट सिटी इन यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा शहर होना चाहिए, और इसके लिए काम करना। बिल्कुल। और जो हम कह रहे हैं, ये एक जो BMC को लेकर के जो बात बार बार आती है कि सबसे अमीर जो है वो म्युनिसिपल है, कॉरपोरेशन है, और ऐसे में जितना हम इसको ऐसा तमगा देते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूंगा, हम BCCI की बात करते हैं। BCCI जिस तरह से एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो उसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो उसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता भी है, पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एग्जाम्पल बनता है। ऐसे ही निगमों में अगर BMC की बात आएगी तो उसकी भी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा, और वो भी एक तरीके से नज़ीर बनेगी दूसरे निगमों के लिए। तो आपको लगता है अभी तक कई मौके थे जिनको गंवाया गया, या फिर वो अमीर तो है लेकिन अपने साथ बदनामी का बोझ ज़्यादा लेकर चलती रहे, चाहे वो सड़कों पर गड्ढों की बात हो, पानी भर जाने की बात हो। आप तो वहाँ पर रहे, आपने ट्रेन का भी जिक्र किया कि कैसे लाइफलाइन है ट्रेन वहाँ पर, उसमें भी चढ़ जाना अपने आप में एक संघर्ष होता था, और कामयाबी उसको उपलब्धि मान लेते थे लोग कि हाँ भाई आज तो हमने ट्रेन में बैठने का। चलिए इस बीच जो बयान आ रहे पंकज जी उनको देख लेते हैं। आनंद दुबे हैं, शिवसेना UBT के नेता, लिखते हैं ऐसी स्थिति बताती है कि हमें सुधरना होगा, बीजेपी से मुकाबले के लिए बीजेपी जैसा बनना होगा, बीजेपी से मुकाबला करना है तो रात 2 बजे तक जगना होगा और 4 बजे सुबह उठना होगा। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर राजनीति छोड़कर कुछ और करना चाहिए।
तो अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे थे और ऐसे बयान आने शुरू हो गए। तो आनंद दुबे हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, और अगर पंकज जी मेरी आवाज आप तक आ पा रही है तो आनंद दुबे जी की इन बातों पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो अभी जिक्र कर ही रहे थे, तो सुर अभी से ही बदलने लग गए हैं। नहीं, इन्हीं की बात मैं कर रहा था कि ये कह रहे हैं कि दूरबीन से देखने पर भी महागठबंधन नजर नहीं आता। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन तो अब देश में कहीं है भी नहीं। वो लोकसभा चुनाव के लिए था, अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। बिहार में महागठबंधन करते हैं और वो महाविकास अघाड़ी भी नहीं रहा, अब तो कांग्रेस अलग और यूबीटी प्लस हो गया वहां पे। तो अब उस चीज को छोड़ ही देते हैं। महागठबंधन तो कहीं है नहीं, सुविधा के अनुसार राजनीति है, किसी राज्य में कोई अलाइनमेंट कर लेता है। ठीक, तो वो है। दूसरी बात इन्होंने जो कही मेहनत, वही बात मैं भी कह रहा था कि अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो आपको अमित शाह जैसा डेडिकेशन चाहिए, आपको मोदी जैसा डेडिकेशन चाहिए। आप इनकी मेहनत देखो ना, आज मोदी जी जिस उम्र में जितनी मेहनत कर पा रहे हैं उनसे आधे उम्र के नेता नहीं कर पाते। अब जैसे मैं कल ही परसों एक डिस्कशन कर रहा था कि अभी देर शाम तक अमित शाह बैठे रहते हैं लोकसभा की लाइब्रेरी में, किताबें खंगालते रहते हैं। उनको क्या जरूरत है यार? देश के गृह मंत्री बन गए, मोदी जी 3 टर्म प्रधानमंत्री बन गए, उनको क्या जरूरत है इतनी अब मेहनत करने की? लेकिन फिर भी करते हैं। पंकज जी, यही बात अगर याद करूं मैं तो तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के दौरान कही थी एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया ठीक है आपकी विरोधी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उनमें अगर एक खासियत बतानी हो तो क्या बताएंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ भी हो मानना पड़ेगा उनकी मेहनत को। हालांकि उन्होंने फिर एक नेता के तौर पर, विरोधी नेता के तौर पर कहा कि भले गलत दिशा में मेहनत करें लेकिन वो मेहनत करते हैं, 24/7 करते हैं और वो मेहनत से कभी भागते नहीं है। उनका छोटा सा छोटा कार्यकर्ता मेहनत करता है। बाद में आगे चलकर उनके इस बयान को बहुत बीजेपी ने भी चलाया, उनके कार्यकर्ताओं ने भी चलाया कि विरोधी भी हमारे फैन है, और कहा गया कि एक ये भी बयान तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया था बिहार विधानसभा चुनाव में। तो जब तमाम बड़े नेता विरोधी जो हैं वो भी अगर ये बात कहने लगे कि भाई इनकी मेहनत को आप नकार नहीं सकते, तो निश्चित तौर पर फिर आप उसके लायक हैं जो आप हासिल कर रहे हैं, जो आज आप बीएमसी में आज जो बीजेपी हासिल कर रही है। नहीं, यही मैं बात कर रहा था कि आप कंपैरिजन कीजिए। राहुल गांधी की उम्र कितनी कम है मोदी जी से, लेकिन कौन कितना टाइम डेडिकेट कर रहा है। मैं अच्छा बुरा कही नहीं रहा हूं, मैं वही थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था ना कि हर चुनाव होगा, चुनाव के बाद छुट्टियां मनाने जाएंगे, फिर आ जाएंगे। ये छुट्टी मनाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, खास करके जब तक मोदी शाह है तब तक नहीं चलेगी। और मैं अगली पीढ़ी को भी देख रहा हूं, मैं योगी जी को भी देख रहा हूं, वो भी डेडिकेशन, उतना ही मेहनत, उतना ही टाइम। तो कैसे आप इनसे पार पाना है? एक तो इनका पंकज जी एक चीज और है, आप संगठन है, आइडियोलॉजी है। नोटिस किया होगा कि जम्मू हारे, झारखंड हारे, हिमाचल हारे, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इधर से ये नहीं कहा गया कि भाई वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक कर लिया, धांधली कर ली कांग्रेस ने। ये सब बातें इधर से नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, हमें नहीं चुना, हम इसको सहार स्वीकार करते हैं, हम अगली बार इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, अलग रणनीति के साथ आएंगे, हम अगली बार जीतेंगे। भले अगली बार फिर हार गए, अगली बार फिर उनका यही बयान रहा। तो मुझे लगता है कि एक परिपक्व खिलाड़ी, एक परिपक्व नेता इसी तरीके की बयानबाजी करता है। वो इस तरीके की हिला हवाला नहीं देता है कि स्याही चोरी हो गई, स्याही लगा दी, लीपापोती कर दी, ईवीएम लेकर भाग गए। हम लोग बचपन में कहा करते थे कि पढ़ाई तो खूब किए थे पापा, लेकिन इस बार मैडम क्वेश्चन बहुत टफ सेट कर दी, नहीं तो हम पढ़ने में बहुत बढ़िया थे। यही बोलते थे ना बचपन में। या फिर मैं लिख रहा था लेकिन स्याही खत्म हो गई, नहीं तो मैं तो 90 लाता। वो उसी तरह के ये बहाने हैं। देखिए बीजेपी ने 2 भी सीट आई थी ना, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां जो हम आमतौर पर दोहराते हैं, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये मिला, ये भी सही वो भी सही। तो जो 2 सीट लाकर भी ये ऐसा कह सकता है। और राजीव गांधी का एक बयान मुझे याद आता है। राजीव गांधी को आई थी 141 सीटें और बीजेपी को आई थी सिर्फ 88। राजीव गांधी रो रहे थे कि बीजेपी को 88 आ ही नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा कि बहुत विद्यार्थी बस्ता भारी। उसी वक्त समझ में आ गया कि ओ इन लोग जब तक सत्ता में है तभी तक लोकतंत्र ठीक है, और जैसे ही हार मिलने लगी लोकतंत्र में 20 कमियां हो जाती हैं। तो देखिए आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और मैं 3-4 चीजें तो मानता हूं कि देखिए संगठन, नीति,
नियत, डेडिकेशन, इन सारे पैमानों पे आप ये कर लीजिए। वो सिर्फ बिखरे हुए परिवार हैं यार, कि जैसे कि मेरा परिवार का राज था तो मेरा हमको मिलना चाहिए। तो देखिए, शुरू से शुरू कीजिए। नॉर्थ से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इसको लगता है कि मेरा परिवार था तो हम ही का सत्ता रहना चाहिए। उसी तरह नीचे आ जाइए तो चौटाला का परिवार, तो पता नहीं ये अभी कौन है वहां कांग्रेस के जाट नेता, उनका परिवार, तो वो परिवार के लिए है। दिल्ली में आ जाइए, गांधी परिवार पूरा, यूपी में मुलायम परिवार, बिहार में लालू परिवार, झारखंड में सोरेन परिवार। तो ये सब परिवार हैं कि मतलब मेरे परिवार की सल्तनत बनी रहे। और ये दक्षिण तक चला जाता है, स्टालिन के परिवार तक। तो एक तरफ वो पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार, अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ रही है, और एक तरफ वो लोग हैं जो आम लोग हैं, मेहनत करके आगे बढ़े हैं, डेडिकेशन है, वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच के भी 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क तो रहेगा ना, और बस यही फर्क है। बिल्कुल, आपने स्पोर्ट्समैनशिप की बात की। तमाम ऐसे प्लेयर आते हैं जो बाद में कहते हैं कि मुझे नहीं चुना गया, एक परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ड्रॉप कर दिया गया वो बड़ी बात नहीं है, आपने उसके बाद मेहनत कितनी की, आपने उस मेहनत से अचीव क्या किया। हाल फिलहाल में अगर आप झारखंड से ही हैं, ईशान किशन की मैं बात करूं, ईशान किशन किस तरीके से बाहर कर दिए गए, फिर उस लड़के ने क्या मेहनत की, कमाल की, झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया और आज टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। 2012 में आप ऐसे जाएंगे तो एक बड़े कान मोटा सा विराट कोहली तब हुआ करता था, और उसको लगा एक दिन कि नहीं भाई, इस फिजिक में मैं भारतीय टीम का प्लेयर या कप्तान तो नहीं हो सकता हूं। उसके बाद क्या परिवर्तन उस लाइफ में, आज सबसे बेहतरीन फिटनेस के साथ वो खेल रहे हैं। तो आप अपने लिए किस तरीके से गोल तय करते हैं, उसको अचीव कैसे करते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वो नहीं होगा, ये बदलना होगा। और बीजेपी के अंदर यही खासियत होती है। कल को शायद बीजेपी हारने लगे तो फिर सवाल जवाब होंगे कि भाई यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी। लेकिन अभी तो उन्होंने पिछले 11 साल में वो सब कुछ अचीव किया है जिसकी संभावनाएं नहीं की गई। क्या कुछ नहीं कहा गया कि चाय वाला, नाली का कुछ बोल दिया गया, कितनी गालियां दी गई, लेकिन वो एक जो टैबू था कि राहुल गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, चौटाला परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इसकी आप बात कर रहे हैं मुफ्ती परिवार, इन्हीं का वर्चस्व था भारतीय राजनीति में। एक आदमी निकलता है गुजरात से बिना किसी बैकग्राउंड के, और वो देखिए कहां तक इतिहास रचता है। तो आप कहां से आए इंपॉर्टेंट ये नहीं, आप कहां तक गए। शीर्ष पर पहुंचना भी आसान है, लेकिन शीर्ष पर बने रहना बहुत कठिन है, और वो 11 सालों में इन सबने करके दिखाया है। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने काम किया है। बिल्कुल रोहित, अपनी मेहनत। जी बिल्कुल रोहित, आपकी बातों पर मुझे एक लाइन याद आ गई। वो कहते हैं कि सवाल ये है कि हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़े है। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो इसी शायरी में छिपी हुई है कि पंकज जी, यहां पर जो स्थिति आकर के खड़ी हो गई है, सब कुछ देखकर आंख कान खोल करके बैठे लोग अगर स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको नासमझ कहें, क्या कहें, आपके उसमें क्या कहें। क्योंकि घाघ राजनीतिज्ञ बैठे हैं कांग्रेस में भी, जो आज से नहीं बरसों बरस से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का ककहरा जिन्होंने सिखाया दूसरे लोगों को, वो राजनीति के सोपान पर पहुंच गए, लेकिन वो लोग आज अपने ही पार्टी को नहीं उठा पा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? उठा नहीं पा रहे, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है ना ऊपर, आपको क्या लगता है दिग्विजय सिंह खराब राजनीतिज्ञ हैं? लेकिन जितने पुराने वाले नेता हैं जिनको सही में राजनीति आती है, उनसे कोई सलाह मांगेगा तब देंगे ना। अब घर से कितना बोलते रहे। नहीं, अब दूसरी तो बात बोल रहे हैं तो पोल खोल रहे हैं पंकज जी। अब जब वो बोल रहे हैं पुराने नेता, वो तो पोल खोल रहे हैं। सिंधे साहब कह रहे हैं कि भाई भगवा आतंकवाद के लिए शब्द गढ़ा गया। पूर्व उनके गृह मंत्री और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम 26/11 के बाद पूरी तरीके से तैयार थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया कांग्रेस ने। अब तो जब उनकी तरफ से बोला जा रहा है तो ऐसी बातें कही जा रही हैं कि देश के सामने उनका काला चिट्ठा खुल जा रहा है। नहीं, ये सब फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां उनको अपने पॉलिटिकल करियर का अंत दिख रहा है। ना कोई उनसे पूछता है, ना बात करता है, ना सलाह लेता है। वो पार्टी की दुर्गति देख रहे हैं, लगातार हार देख रहे हैं, तो क्या करें। कभी कभी अंदर बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो केसी वेणुगोपाल एक ऐसा दीवार है, उसके पार जाके राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल। और फिर एक डेडिकेशन और पूरा डेडिकेटेड कॉकस घेरे हुए। मैं खैर कांग्रेस में इसको तो बदलना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कर रहा हूं कि मेहनत किसी भी फील्ड में, आपको किसी भी फील्ड में,
हम पत्रकारिता में मेहनत का कोई विकल्प नहीं। एक जर्नलिस्ट के रूप में आपको लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है।